नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। आरसीबी के विक्ट्री परेड में जिस तरह की घटना हुई, जो हादसा हुआ, उसके बाद पूरे देश में इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में सरकार से सवाल किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आरसीबी ने भी बड़ा ऐलान किया है और जो भी मृतक थे उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। तो क्या कुछ पूरी डिटेल्स और किस तरीके से ये पूरी घटना हुई, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बुधवार को यानी 4 जून को आईपीएल 2025 की जीत का जश्न मनाया जा रहा था और इसी दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के एक दिन बाद ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई की है। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि स्टेडियम और उसके आसपास कानून और ट्रैफिक व्यवस्था की देखरेख के लिए शहर की पुलिस आयुक्त, डीसीपी और एसीपी के साथ ही 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। इससे एक दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने यह दावा किया था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 5000 पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भगदड़ की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया था। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार की तरफ से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की पीठ के सामने पेश हुए महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने कहा कि हम कोई प्रतिकूल रुख नहीं अपना रहे हैं। अदालत जो भी निर्देश देगी हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने टिप्पणी भी की है कि जश्न मनाने के इरादे से त्रासदी हुई है। हम त्रासदी के कारणों का पता लगाने के लिए इसका स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। साथ ही ये भी पता लगा रहे हैं कि क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था और भविष्य में क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आपको बता दें कि कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी को बयान दर्ज करने के लिए बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट द्वारा नोटिस भी दिया जाएगा। सरकार ने हाईकोर्ट को यह भी बताया है कि जश्न के दौरान भीड़ की संभावना को ध्यान में रखकर पानी के टैंकर, एम्बुलेंस और कमांड एंड कंट्रोल वाहन भी मौजूद थे और ये संख्या पिछले मैचों के मुकाबले काफी ज्यादा थी। इसके बावजूद भी राज्य ने कहा कि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की वजह से स्थिति बिगड़ गई, जिनमें से कई लोगों का मानना था कि स्टेडियम में फ्री एंट्री होगी। स्टेडियम की क्षमता 35,000 है और आमतौर पर सिर्फ 30,000 टिकट ही बिकते हैं। महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी के मुताबिक दोपहर तक लोग आयोजन स्थल पर इकट्ठा होने लगे थे और 3 बजे तक इलाका पूरी तरह से बंद हो गया था। भीड़ में राज्य के बाहर के लोग भी शामिल थे। इसके बाद शेट्टी ने स्टेडियम का एक नक्शा भी पेश किया जिसमें यह दिखाया गया था कि कहां-कहां मौतें हुई। गेट नंबर 7 पर 4 मौतें, गेट नंबर 6 पर 3 और क्वींस रोड पर 4 जो मौतें हैं वो हुई। वहीं पीठ ने पूछा कि स्टेडियम में कितने गेट हैं, तो राज्य ने बताया कि कुल 21 गेट हैं जो सभी खुले हुए थे और लोग अंदर भी बैठे थे। क्राउड कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी के बारे में भी अदालत के सवाल के जवाब में कर्नाटक सरकार ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए नए सिरे से एसओपी बनाने का काम चल रहा है। शेट्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को एक नया एसओपी बनाने का निर्देश दिया और घटना की रात से ही इस पर काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने अदालत को यह भी बताया है कि आरसीबी और उसके इवेंट मैनेजर क्राउड मैनेजमेंट का काम संभालते थे। शेट्टी ने कहा है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके जांच करने को भी कहा गया है कि कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई। अदालत ने यह भी कहा है कि वो उन विशिष्ट पहलुओं को निर्धारित करेगी जिन पर अगली स्थिति रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए और रजिस्ट्री को मामले का स्वतः संज्ञान लेने का निर्देश जो है वो दिया गया है। आपको बता दें कि मामले में अगली सुनवाई अब मंगलवार को होगी। इस घटना ने एक बार फिर से भारत में बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है। दरअसल ये घटना 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में मेले में हुई भगदड़, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, जो सरकारी आंकड़ों में बताया गया, और जुलाई 2024 में हाथरस त्रासदी जिसमें 121 लोगों की जान गई थी, उसके बाद हुई है।
ये घटनाएं अतीत की त्रासदियों से सबक ना सीखने की स्पष्ट विफलता को भी बताती हैं। सवाल है कि आखिर कब इस पर राष्ट्रीय नीति बनेगी या फिर अगली घटना के बाद फिर इस पर सिर्फ बातें ही होंगी। बेंगलुरु भगदड़, जिसे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने आपराधिक लापरवाही का नतीजा बताया, तब हुई जब लगभग 2 से 3 लाख लोग एक ऐसी जगह पर इकट्ठा हुए जिसकी क्षमता केवल 35,000 थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस घटना पर जिम्मेदारी से किनारा करते हुए स्पष्ट किया है कि ये आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था, न कि राज्य सरकार की तरफ से। हालांकि पुलिस सहायता दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि विधान सौध में 1 लाख से अधिक की भीड़ बिना किसी घटना के एकत्र हुई थी, लेकिन स्टेडियम में भीड़ का बढ़ना पूरी तरह अप्रत्याशित था। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें महाकुंभ मेले की भगदड़ की, तो हाल ही के सालों में सबसे घातक घटनाओं में से एक पवित्र मौनी अमावस्या अनुष्ठान के दौरान हुई, जब लाखों लोग पवित्र स्नान करने के लिए संगम घाट की तरफ उमड़ पड़े। कम से कम 30 लोग कुचले गए और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए, क्योंकि भीड़ के दबाव में बैरियर गिर गए। हालांकि प्रयागराज में हुई मौतें ज्यादा हैं और लोग आज भी लापता हैं, ये बताया जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर वीआईपी आवाजाही को प्राथमिकता देने और जन सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया, जिससे व्यवस्थागत कुप्रबंधन उजागर हुआ था। इसी तरह 2024 में हाथरस में भोले बाबा के धार्मिक सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, जो कि अनुमत 80,000 की सीमा से कहीं ज्यादा था, जिसके परिणाम स्वरूप 121 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। जांच में अपर्याप्त भीड़ नियंत्रण और आयोजकों द्वारा सबूत नष्ट करने के प्रयासों का खुलासा हुआ, जो लापरवाही के एक पैटर्न को भी दर्शाता है। अब ये मामला पूरी तरह से दब चुका है। जिसे भोले बाबा की वजह से भगदड़ मची थी, उस पर कोई कार्रवाई फिलहाल तो नहीं हुई। सत्ता उसके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, इस तरह का आरोप विपक्ष लगाता रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें साजिश की आशंका भी जताई। जांच बिठाई गई, लेकिन उस साजिश का पता आज तक सामने नहीं चल पाया है। देश में भगदड़ का इतिहास जो है वो दुखद रहा है, जिसमें 1954 के कुंभ मेले की आपदा, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों की जान गई, इसमें से लेकर 2013 में प्रयागराज रेलवे स्टेशन की भगदड़, जिसमें 42 लोग मारे गए। धार्मिक और सार्वजनिक समारोह बार बार खराब योजना, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रोटोकॉल के ढीलेपन की वजह से घातक बन गए हैं। और भी कई घटनाएं हैं। घटनाओं में 2005 की मंदिर देवी मंदिर भगदड़, 65 से ज्यादा मौतें हुई। 2008 की चामुंडागढ़ मंदिर त्रासदी, 250 मौतें। और 2008 की नैना देवी भगदड़, जिसमें 145 मौतें शामिल हैं। ये घटनाएं जो अक्सर अफवाहों, संरचनात्मक विफलताओं या फिर अचानक भीड़ बढ़ने से शुरू होती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने 2014 में भीड़ प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, लेकिन इसका कार्यान्वयन असंगत ही रहा है। ये ढांचा प्री रजिस्टर्ड पास, समयबद्ध प्रवेश और क्षमता मूल्यांकन जैसे उपायों की सिफारिश करता है, लेकिन राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों ने दिशा निर्देशों को अपनाने में काफी हद तक विफलता दिखाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में भीड़ भाड़ वाले जगहों के लिए कोई नीति नहीं है, शर्तें नहीं है, जो नियम कानून है वो पुराने हैं। फरवरी 2025 में नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भी जो भगदड़ हुई थी, उसमें भी 18 लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें व्यापक भीड़ प्रबंधन दिशा निर्देश विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की मांग भी की गई। याचिका में परिवहन केंद्रों और आयोजन स्थलों पर व्यापक गलियारों, चौड़े फुटब्रिज और बेहतर पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। हालांकि ऐसे सुधारों पर अभी काम होना बाकी है। बार बार होने वाली त्रासदियों ने आयोजकों और अधिकारियों में जनता का विश्वास काफी कम कर दिया है। वहीं फोरम IAS विश्लेषण के मुताबिक 1954 से 2012 तक भारत में 79 यानी 79% भगदड़ धार्मिक समारोहों में हुई हैं, जो अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदाय को प्रभावित करती हैं, जिसमें आर्थिक कठिनाई और सामाजिक पूंजी की हानि होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा त्रासदी मामले में भी ऐसी आपदाओं में राज्य की जवाबदेही को संबोधित करने वाली कानून की आवश्यकता पर जोर दिया, फिर भी कोई व्यापक कानून मौजूद नहीं है। सोशल
सोशल मीडिया पर भी भगदड़ को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया थम नहीं रही है। लोग भारत में भगदड़ को अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और खराब योजना जैसे व्यवस्थागत मुद्दों को बता रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।